गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। स्कूल खुले 1 हफ्ता हो चुका था और आज शनिवार का दिन था। सौम्या अपनी कोचिंग में पढ़ा रही थी। हम आज ओम्स लॉ को पढ़ेंगे। ओम्स लॉ हमें करंट, वोल्टेज और एक सर्किट के रेजिस्टेंस के बीच संबंध बताता है। इसके अनुसार दो बिंदुओं के बीच धारा प्रवाह मतलब करंट फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तभी सौम्या को दरवाजे पर आशुतोष खड़ा दिखा। उसने उसे नजरअंदाज कर और फिर से पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर लिया। यदि दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यदि रेजिस्टेंस बढ़ाया जाएगा तो करंट फ्लो उतना कम हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, फ्लो उतना कम, और पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा, करंट का फ्लो उतना ज्यादा। ये रिलेशन जॉर्ज साइमन ओम, जो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, 1927 में दिया। यहाँ आर कॉन्टेस्ट है। हम लैब में इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। सौम्या पूरे 40 मिनट तक बच्चों को पढ़ाती रही और आशुतोष उसे देखता रहा। समय पूरा होने के बाद बच्चे कक्षा से बाहर निकलने लगे। बच्चों के जाने के बाद आशुतोष कमरे में आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सौम्या ने बेरुखी से पूछा। काफी दिलचस्प सवाल है, आशुतोष ने कहा। तो सौम्या ने चिढ़कर उसे देखा। शनिवार और रविवार को हमारी छुट्टी होती है तो चला आया यहाँ। क्यों, यहाँ कोई क्लब है, स्पा है या कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन है जो मन बहलाव के लिए चले आए? सौम्या के इस सवाल पर वह गंभीरता पूर्वक बोला, यहाँ जो है वह तो दुनिया भर में कहीं नहीं। सौम्या ने घूरकर उसे देखा तो वह मुस्कुरा दिया और मेज पर ही बैठकर उसे देखने लगा। आपको कोई काम नहीं है क्या? सौम्या ने आशुतोष से नजर हटाते हुए चिढ़ते हुए स्वर में कहा। आशुतोष उसे देखते हुए बोला, निगाहों के आगे रहे तेरा चेहरा, किसी और शय की जरूरत नहीं है। जमाने से कह दो कभी फिर मिलेंगे। अभी तो मोहब्बत से फुर्सत नहीं है। बस शेरो शायरी करवा लो इनसे, दिमाग खराब कर रखा है। सौम्या मेज पर रजिस्टर पटकते हुए बड़बड़ाई। हम तो नादान से राही थे जिंदगी के इस सफर में, हमें जीना आप ही ने सिखाया। अजी शायर बनने की बात ही छोड़िए मोहतरमा, हमें आशिक भी आप ही ने बनाया। सौम्या ने फिर से घूर कर आशुतोष को देखा। वह फिर बोला, अरे करंट को यदि कम नहीं होने देना है तो रेजिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ानी पड़ेगी ना। सौम्या ने उसे ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो क्या मतलब है इसका। तो आशुतोष बोला, अब वैसे ना देखो, कभी कभी ओम्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ से बाहर निकलकर प्रेम्स लॉ पर भी ध्यान दे लिया करो। अब बहुत हो रहा है। हाँ, अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। देखो मैं समझाता हूँ। तुम और मैं दो बिंदु हैं जिसके बीच करंट यानी प्रेम का प्रवाह है। तुम्हारा व्यवहार इस बहाव में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पैदा करने का काम करता है, जिस कारण बहाव कम हो जाता है। मतलब हमारे बीच करंट ऑफ लव इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तुम्हारा व्यवहार, मेरा व्यवहार यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बढ़ने से प्रेम प्रवाह भी बढ़ जाता है। मतलब मेरा व्यवहार इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट ऑफ लव। इसलिए तुम जितना रेजिस्टेंस बढ़ाओगी मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा, ताकि हमारे बीच करंट पर कोई असर ना पड़े। आशुतोष के इस प्रेम लॉ या सिद्धांत को सुनने के बाद सौम्या का वहां रहना असंभव सा हो गया। वह उठकर ऑफिस में आ गई तो उसे वहां एक अनजाना चेहरा दिखा। आशुतोष भी उसके पीछे पीछे आ गया। ये मिताली कृष्णन है, आज से तुम्हारी पर्सनल बॉडीगार्ड। अब से 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारे घर पर, स्कूल में, यहाँ, और जहाँ जहाँ तुम जाओगी वहाँ वहाँ। अब से तुम अपना लोकेशन भी मेरे साथ 24 घंटे साझा करोगी, ताकि मुझे पता रहे कि तुम कहाँ हो। आशुतोष ने अपनी बात खत्म की। मैं अपना लोकेशन बिल्कुल भी साझा नहीं करने वाली, और ये सब मैं क्यों करूँगी भला? क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। भूलो मत, तुम पर हमेशा से नज़र रखी जाती रही है। इन सब की जिम्मेदारी मेरी है। और वह क्यों भला? क्योंकि मैंने वादा किया है तुमसे, तो निभाना तो पड़ेगा ही। इसकी कोई जरूरत नहीं, ये मैं तय करूँगा। आप होते कौन हैं? तुम्हारी भलाई चाहने वाला तुम्हारा दोस्त, जो तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहता है। मैं तो ये सब खुद से करना चाहता था, लेकिन इस पापी पेट के लिए, साथ ही और भी ज़रूरतों के लिए मुझे काम करते रहना होगा। इसलिए मेरी जगह ये मिताली की ओर इशारा करते हुए तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने में हर्ज क्या है आखिर? सर मैं घर जा रही हूँ, सौम्या ने तंग आकर सीधे सुधीर जी से कहा। मिस मिताली,
आप भी उनके साथ जाइए। तुम्हारे घर एक्स्ट्रा बेड होगा क्या? नहीं तो बाद में आ जाएगा। मिस मिताली, आप आज भर मैनेज कर लीजिए, कल मैं सब व्यवस्था करवा दूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सौम्या ने इतना कहा और चली गई। और उसके साथ साथ मिताली भी बेचारी परेशान हो गई शायद। सुधीश जी ने चिंता से कहा, हम पर ये आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर अभी भी किसी ने नज़र बनाई हुई है। वह पूरी तरह से गंभीर हो चुका था। हम वैसे आप वापस कब जा रहे हैं? कल तड़के सुबह की ट्रेन है, अभी होटल जाना है, लेकिन अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। इतना कहकर वह भी चला गया। इधर सौम्या ने अपनी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी तो मिताली ने इसका कारण पूछा। सौम्या, मैं घर पर खाना बनाकर आई थी, सिर्फ अपने लिए। अब तुम भी साथ जा रही हो तो तुम्हारा भी सोचना पड़ेगा ना। यहाँ से कुछ ले लेते हैं, मिला जुला के हो जाएगा। मिताली भी उसके साथ गाड़ी से उतर गई। अगले दिन तड़के सुबह आशुतोष अपनी ट्रेन में बैठा। ठीक उसी समय इधर कोचिंग सेंटर के बाहर प्यून ने झाड़ू लगाकर कचरा डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ देर बाद कोई आया और डस्टबिन को खंगालने लगा। फिर शायद उसे अपने काम की चीज मिल गई, जिसे लेकर वह चला गया। आज सोमवार था और सौम्या के लिए आज तक का सबसे मुश्किल सोमवार था। मिताली हर समय उसके साथ किसी साय की तरह चिपकी हुई थी। क्लासरूम के बाहर, स्टाफ रूम के बाहर और तो और वॉशरूम के बाहर, हर जगह। उसके कारण सौम्या लोगों की नज़र में ज़्यादा आ रही थी। मिताली को देख कोई भी वापस मुड़कर जरूर देख रहा था। उसका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था। उसकी काली कमीज, काली पैंट, काला चश्मा उसे सबसे अलग बना रहा था। रविवार को वह घर पर ही थी तो दिन बीत गया, लेकिन अब ये सब रोज ही होने वाला था, जिसे सोच सोच कर सौम्या का दिमाग फटा जा रहा था। दिन बीतते गए। अब मिताली की आदत सबको हो चुकी थी और सौम्या को आशुतोष की। हालांकि वह हफ्ते में सिर्फ एक दिन के लिए आता था। इसके अलावा कोचिंग छोड़कर जाने वाले कुछ बच्चे भी फिर से आने लगे थे, जिसके कारण उनकी संख्या कुछ बढ़ी थी। कुछ मिलाकर जीवन धीरे धीरे फिर पटरी पर आने लगा था। लोगों का तो यही है, जब तक बात नहीं रहती है तब तक वह उन्हें बड़ी दिलचस्प लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वही बड़ी से बड़ी बातें भी वह भूलने लगते हैं, या तब तक उन्हें कुछ और नया व दिलचस्प मिल चुका होता है बातें करने के लिए। ये एक और शनिवार का दिन था और सौम्या की कोचिंग के हर एक व्यक्ति के लिए ये एक अघोषित तथ्य था कि आज आशुतोष जरूर आता था, लेकिन आज वह अभी तक नहीं आया था। सौम्या की नज़र बार बार दरवाजे पर जाकर वापस लौट आती थी। उसे भी नहीं पता था कि ये उसकी आदतों में शामिल हो चुका था। हाँ, उसको देखते हुए आशुतोष का दरवाजे पर खड़ा रहना, हालांकि उसकी उपस्थिति में वह उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसकी अनुपस्थिति उसे खल रही थी। उसे वहां ना पाकर वह हर बार बेचैन सी हो जाती थी। उसने आज की क्लास कुछ जल्दी ही खत्म की और कमरे से बाहर आ गई। वह ऑफिस में जाकर बैठ गई। सुधीश जी वहीं बैठे हुए थे। हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आता है, फिर भी आज नहीं है तो उसके बिना कितना खाली खाली लग रहा है। मुझे भला क्यों सूना सूना लगेगा उसके बिना? वैसे भी हर किसी की व्यस्तता होती है, निजी जीवन होता है, आसान थोड़ी होता है हर हफ्ते इतनी दूर चले आना। हाँ, तुमने सही कहा, बिल्कुल आसान नहीं है, फिर भी वह आता है। इसका कारण कहीं ना कहीं तुम भी जानती हो और मैं भी। सौम्या ने कुछ नहीं कहा तो वह आगे बोली। उसकी सच्चाई उसकी आंखों से और बातों से साफ झलकती है। तुम्हें एक बार ठंडे दिमाग से उसके बारे में सोचना चाहिए। सर, कल जो शिवानी गारमेंट्स वालों ने चेक दिया था, आज मुझे उनका फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि अभी चेक बैंक में जमा ना करूं, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से उन्होंने अपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए थे, तो अभी उनके उस अकाउंट में पर्याप्त रुपयों की कमी है। तो हम ये चेक अगले हफ्ते तक ही बैंक में जमा कर पाएंगे। और सुधीर जी समझ गए कि सौम्या बात को टालने की कोशिश कर रही है, फिर वह भी इस मामले में आगे कुछ ना बोले। ये अगला शनिवार था। मिताली ने आज सौम्या को खाना नहीं बनाने दिया, ये कहकर कि आज उसका बाहर खाने का मन है। उसकी जिद के आगे सौम्या भी मान गई। इतने दिनों तक साथ रहने से उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता जो बन गया था। सौम्या उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह देखती थी और मिताली भी उसका पूरा मान रखती थी। वह दोनों जब कोचिंग में पहुंचे तो आज भी आशुतोष अभी तक नहीं आया था। हमेशा उससे पहले ही पहुंच जाया करता था, लेकिन लगातार 2 शनिवार से वह नहीं आ पा रहा था। सौम्या के अंतर मन में न जाने क्यों उसके लिए एक क्रोध उपज रहा था। उसने आज की क्लास खत्म की
और फिर से ऑफिस में जाकर बैठ गई। उसका ध्यान इस बात से हट ही नहीं रहा था। फिर वह खुद में ही सोचने लगी कि ना आना है तो ना आए, अच्छा ही है जो सिर से भूत उतर गया। अरे आसान है क्या इतनी दूर से बार बार आना, बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है पर निभाना मुश्किल। फिर वह मिताली की ओर देखकर, कुछ दिनों में ये सब भी पहले की तरह हो जाएगा। यही होता है, लोग पहले अपनी आदत लगा देते हैं, फिर तड़पने के लिए अकेला छोड़ जाते हैं। इस वजह से भी वह किसी के पास आने से हिचकिचाती थी, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। अब फिर उसे रोने के लिए छोड़ दिया। साथ नहीं निभाना होता है तो आदत ही क्यों लगाते हैं लोग। लेकिन वह इतना सोच ही क्यों रही है, उसे क्या फर्क पड़ता है उसके आने या न आने से। वह आशुतोष को मन ही मन कोस रही थी। तभी उसके कानों में कुछ तेज आवाजें पड़ी। वह इसका जायजा लेने बाहर निकली और उसे न जाने कितनी सदियों के बाद वह दिखा। हाँ, वह कुछ लड़कों के साथ जो अभी कुछ देर पहले उसके साथ पढ़ रहे थे। कोचिंग की पार्किंग वाली खाली जगह पर फुटबॉल खेल रहा था। सौम्या ने एक पल नजर भर उसके हंसते हुए चेहरे को देखा। आशुतोष को कुछ महसूस हुआ तो उसने भी नजर उठाकर उसको देखा और मुस्कुरा दिया। उसके ऐसा करने पर सौम्या दूसरी तरफ देखने लगी और टहलते हुए सोचने लगी, कितनी जीवंत थी उसकी मुस्कान। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वह कितना दिल खोलकर हंसता है, कितना अलग दिखता है। तब वह सौम्या को पता ही नहीं चला कि सोचते हुए उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। और तभी उसके अपने शरीर में जोरदार झटका महसूस हुआ जब किसी ने तेजी से उसे पीछे खींच लिया। उसने मुड़कर देखा तो वह मिताली थी। इतनी देर में आशुतोष और वह बच्चे भी दौड़ते हुए उसके पास आए। ध्यान कहाँ था तुम्हारा, अभी गिर जाती तो, आशुतोष ने कहा। तब जाकर उसने ध्यान दिया कि वह बरामदे के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी, जो जमीन से 2 से 2.5 फुट ऊंचा था। आशुतोष ने फुटबॉल बच्चों की तरफ उछाल दी तो वह फिर से खेलने चले गए। आखिर ऐसे भी किन ख्यालों में गुम थी कि आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। आशुतोष ने पूछा, लेकिन सौम्या ने कुछ नहीं कहा। अभी गिर जाती तो टूटकर 1 से 2 हो जाती। मुझसे एक सौम्या नहीं संभलती, मैं 2-2 कैसे संभालता भला। सौम्या कुछ देर उसकी बातों पर सोचती रही। फिर उसके व्यंग को समझकर उसने कहा, कोई नहीं, आप फेविकॉल से चिपका देते, मैं वापस सिंगल पीस हो जाती। आखिर आपके पास तो हर परेशानी का हल है, सौम्या ने कहा। तो आशुतोष खुलकर हंस दिया और एक बार फिर सौम्या का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आते ही लड़ना शुरू कर दिया। हरदम क्या ऐसे ही मूड में रहती हो, हथियारों के साथ, आशुतोष ने कहा। जी, शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई है। मैं तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की घोर समर्थक हूँ, सौम्या ने कहा। जी बिल्कुल, मैं अपने सारे हथियारों सहित आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूँ देवी जी। तभी गार्ड पीछे से आया और बोला, सर जी, एक डिलीवरी बॉय ये सब सामान दे गया है, आ गया ये, मैं कब से उसके इंतजार में था। उसने गार्ड से सामान लेते हुए कहा। क्या है ये सब, सौम्या ने पूछा। अभी बताता हूँ, चलो, वह कहते हुए आगे बढ़ गया। वह कोचिंग सेंटर के भीतर गए। आशुतोष ने मिताली को सारा सामान पकड़ाते हुए कुछ इशारा किया तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। छत पर 2-3 मेजों को जोड़कर उस पर सभी खाने पीने का सामान जो डिलीवरी बॉय दे गया था सजा दिया गया। उस समय कोचिंग में 3-4 अध्यापक और भी थे। सुधीश जी, प्यून आकाश और कंप्यूटर पर काम करने वाली कावेरी सहित सभी बच्चे छत पर आ गए थे। यहाँ उपस्थित सभी मान्यगणों और बच्चों, मैं आप सभी को बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते मैं दिल्ली गया था और जिस कारण से मैं यहाँ आ नहीं पाया था। असल में मैं हमेशा से अपनी दवा निर्माण कंपनी शुरू करना चाहता था और बहुत समय से प्रयासरत भी था और मुझे अब इसकी परमिशन मिल चुकी है। अब जल्द ही हम अपनी कंपनी की शुरुआत करेंगे। इसी खुशी में आप सबको मेरी तरफ से ये छोटी सी पार्टी। आशुतोष के चुप होते ही सबने तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया। फिर मिताली के साथ प्रिया और शिखा नाम की 2 छात्राओं ने सभी खाने की चीजों को पेपर प्लेट में व्यवस्थित कर दिया, तो वहीं राजू और अभिषेक नाम के 2 लड़के उन्हें सभी लोगों में वितरित करने लगे। कावेरी ऑफिस से ब्लूटूथ स्पीकर ले आई। उसने अपने फोन से उसे कनेक्ट करके उस पर पार्टी वाले गाने चला दिए। सभी उसी ढलती शाम में एक छोटी सी पार्टी का आनंद उठा रहे थे। मस्ती से घिरे सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। वहीं सौम्या कुछ दूर पर शांत सी खड़ी थी। उसको अब अपनी सोच पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने बिना कारण जाने ही आशुतोष के बारे में गलत सोचा।
उसे अब बहुत बुरा लग रहा था। तभी आशुतोष उसके बगल में खड़ा हो गया और कहा, क्या हुआ? मैं नहीं आया तो मेरी याद आ रही थी तुम्हें। मैं भला क्यों याद करने लगी? अच्छा था जो नहीं आए थे, कुछ शांति तो मिलती थी। सौम्या ने अपने मनोभावों के बिल्कुल उलट जवाब दिया। तो आशुतोष ने उसे गौर से देखने लगा। क्या हुआ? क्या देख रहे हो ऐसे? सौम्या ने पूछा। यही कि आंखें कुछ और कह रही हैं और लबों पर अलग ही दास्तां है। पलके यादों से भीग रहे हैं, मगर होठों पर फिर भी ना है। सौम्या पहले तो हैरान होकर उसे देखने लगी, फिर उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान ने अपनी जगह बना ली थी। वैसे मेरे सामने भी मुस्कुरा सकती हो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा और ना ही कोई टैक्स ही लगाऊंगा। टैक्स लगाने वाले आप है ही कौन? और लगा भी दिया तो भरेगा कौन? वह उसकी ओर पलटते हुए बोली। वैसे बात तो सही है। वह भी अपने कंधे उचकाते हुए बोला। फिर दोनों ही एक साथ हंस पड़े। वहीं किसी की तेज नजरें उस समय उन दोनों पर ही थीं, जिसकी भनक भी किसी को नहीं थी। सौम्या मिताली के साथ ही अपने घर पहुंची। आज वह बहुत खुश थी। खुशी का कारण उसे भी पता था। वह मुस्कुराते हुए अपने मेज पर अपना सामान व्यवस्थित कर रही थी। वैभव की बिना फ्रेम वाली तस्वीर एक किताब से निकलकर फर्श पर गिर गई, जिसे देखकर वह जड़ हो गई। उसके मुस्कुराते चेहरे पर तनाव उतर आया और उसके विचारों पर जैसे पूर्ण विराम लग गया। वह ये क्या कर रही है आखिर? वह खुद को बहकने कैसे दे सकती है? एक इंसान आया और उसके संयम से भरे हुए जीवन में उथल पुथल मचा दिया। आखिर वह इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? नहीं, ये जो भी हो रहा है वह गलत है। वह जो सोचने लगी है वह सब गलत है। ऐसा करके वह वैभव और उसके प्यार को धोखा दे रही है। नहीं, वह ऐसा नहीं होने दे सकती, कभी नहीं। जेल में पंकज से मिलने कोई आया था, वह अक्सर ही आया करता था। कैसी है वह? पंकज ने पूछा। ठीक है, बिल्कुल अपने माता पिता के साथ ही रहती है और वहीं से आपके पिताजी का सारा काम संभालती है। दरअसल वह उस व्यक्ति से अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहा था। फिर वीर जी ने सब कुछ उसी के सुपुर्द कर दिया था। इस व्यवस्था के साथ ही हर महीने की आमदनी का 5% हिस्सा सौम्या की संस्था को दिया जाएगा, जो उनके जीवन काल में भी था। और पंकज ने और उन पर विशेष बल देकर कहा, जी, बाग में जो नया पंछी आया है उसके कारण अपनी चिड़िया फिर से चहकने लगी है। ये सुनकर पंकज की भौहें तन गईं और मुट्ठियां कस गईं। उसका चेहरा नफरत और गुस्से से लाल हो गया। उसे तो मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा, पर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो क्या? उसने लगभग डांटते हुए अपने वकील से कहा। अभी तो आपको पैरोल भी नहीं मिल सकता, लेकिन आपकी पत्नी शायद हमारी कुछ मदद कर सकती हैं इस मामले में। वकील ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। जो करना है जल्दी करो। जी जरूर, लेकिन 1 महीने के लगभग तो लग ही जाएगा। ठीक है। इसके बाद उनकी बातचीत का अंत हो गया। आज फिर उसका वकील उससे मिलने आया था। क्या बातें हुई ये तो पता नहीं, लेकिन उसके जाने के बाद वह काफी गुस्से में लग रहा था। किसी ने आशुतोष को फोन पर कहा। ठीक है, इतना कहकर उसने फोन रख दिया। हो ना हो वह वकील उसका खबरी है, जो बाहर की सारी जानकारी उस तक पहुंचाता है। लेकिन उस वकील तक सारी जानकारी पहुंचती किसके द्वारा है और कैसे? फिर उसने मिताली को फोन किया। सौम्या अपने कोचिंग पर थी, पर जब आशुतोष ने उसे कुछ दिया, वह एक छोटा सा पैकेट था। क्या है ये? मुझे नहीं चाहिए। सौम्या ने रुखाई से बिना उसकी ओर देखे कहा। मैं नहीं लाया ये खरीद कर, तुम्हारे पिताजी ने भेजा है, आशुतोष ने कहा। सौम्या ने वह पैकेट उससे ले लिया और देखने लगी। उस पर भेजने वाले का नाम शरद सिन्हा लिखा हुआ था। उसने पहले उस पैकेट को उलट पुलट कर देखा, फिर खोल दिया। सौम्या ने पाया कि वह एक घड़ी थी। उसने तुरंत अपने पिता को फोन लगाया। आपने घड़ी भेजी है मेरे लिए? सौम्या ने पूछा। हाँ भेजी है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? शरद जी ने कहा। बात वह नहीं है, पर इसकी क्या जरूरत थी अभी? बात जरूरत की नहीं है, मुझे पसंद आ गई तुम्हारे लिए तो मैंने ले ली। इसे पहनना जरूर, एडवांस में दिवाली का गिफ्ट समझ कर ही रख लो। ठीक है, फिर बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। फिर आशुतोष की ओर घूमकर बोली। वह मैं चाहती हूँ कि उसे, मतलब मुझे नहीं पसंद ये सब। आप मिताली को क्या नहीं पसंद? आशुतोष ने पूछा। वह उसकी बात समझ नहीं पाया था। यही बॉडीगार्ड बात पसंद या नापसंद की नहीं, बल्कि आवश्यकता की है। मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है।
मैं फिर से उन्हीं बातों को दोहराने का अभिलाषी बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं दया की पात्र बनने की अभिलाषी नहीं हूँ। ये मेरी दया नहीं है, ये मेरी चिंता है। मेरी चिंता करने के लिए और भी लोग हैं। आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसकी आवश्यकता है और किसकी नहीं, ये मैं तय करूँगा, तुम नहीं। बिल्कुल ठीक। लेकिन यदि उन लोगों में मैं भी शुमार हूँ तो मुझे भी पूर्ण अधिकार है। तुम्हारे अधिकार हैं तो मेरे भी कुछ कर्तव्य हैं, जिनसे मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, किसी भी हालत में नहीं। उसकी तरफ झुकते हुए तल्ख अंदाज में बोला, ये आपकी सरासर जिद है और कुछ नहीं। सौम्या ने भी दांत पीसते हुए उसका जवाब दिया, यदि तुम्हें मेरी चिंता जिद लगती है तो यही सही, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मिताली तुम्हारे साथ रहेगी, मतलब जरूर रहेगी। आप मुझ पर इस तरह से अधिकार नहीं जता सकते। आशुतोष एक क्षण रुका, फिर बोला, अब बस। इसे मेरी दया समझो, मेरी जिद समझो, या मेरा अधिकारात्मक व्यवहार, तुम्हारी इच्छा, लेकिन इससे अधिक और कुछ नहीं। ये तुम्हारे साथ रहेगी, मतलब रहेगी। इतना कहकर वह जाने लगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। सौम्या अब क्रोध के कारण कुछ ऊंची आवाज में बोलने लगी थी। आशुतोष पलटा और उसे घूरकर अपनी गुस्से भरी आंखों से देखा, फिर धीमी गुर्राती हुई आवाज में बोला, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम शायद ही कभी समझ पाओगी कि मैंने किस हद तक खुद को रोके रखा है। और वह फिर चला गया। सौम्या दांत पीसते हुए उसकी पीठ की ओर देखती रह गई, जब तक वह कमरे से बाहर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। आखिर दिक्कत क्या थी इस आदमी को, हमेशा उसके साथ जबरदस्ती करता है। वह तंग आ चुकी थी उसकी इस आधिकारिक प्रवृत्ति से। आखिर वह है कौन उसका अधिकार क्या है? कुछ भी नहीं। फिर भी अपनी मनमर्जियां करता रहता है और कोई उसे कुछ नहीं कहता, यहाँ तक कि उसके अपने भी नहीं। सब पर न जाने कौन सा मंत्र फूंक दिया है इसने, जिसे देखो उसी की तारीफ और उसी की तरफदारी। पता नहीं कब इन सबसे छुटकारा मिलेगा जीवन में, शायद कभी नहीं। वह इस नाउम्मीदी के साथ कुर्सी पर बैठ गई। उनके इस बहस को 1 महीना बीतने को आया था, लेकिन उनके बीच का तनाव कुछ कम नहीं हुआ था। यह शायद सौम्या चाहती ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो। वह उससे दूर रहना चाहती थी, उसके बारे में सोचने से भी बचना चाहती थी, लेकिन अक्सर खुद पर से नियंत्रण छूटता सा महसूस होने लगता था उसका। फिर भी वह अपना जी कड़ा किए हुए थी। कार्तिक मास का आगमन हो चुका था। आशुतोष अपने कमरे की बालकनी में खड़ा किसी सोच में गुम था। सुबह सुबह बाहर से आती ठंडी और सुगंधित हवाएं उसके बालों को हल्के हल्के से उड़ा रही थीं। हालांकि बाहर मौसम में अब ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन उसके तप्त हृदय को तो ये शीतलता छू भी नहीं पा रही थी। न ही ये सुगंध ही उसके भीतर कोई उत्साह भर पा रहा था। कारण था सौम्या का उसके प्रति उखड़ा हुआ व्यवहार, जो वह पिछले कुछ हफ्तों से महसूस कर रहा था। वह चुपचाप सी रहती और उससे बात करने से भी बचती थी। क्या उससे कोई भूल हुई थी जिसका उसे ज्ञान नहीं था? ये बात कुछ और थी। वह क्यों नहीं समझती कि उसके लिए कितना कठिन है ये सब? वह क्या करे? क्या उसके लिए आसान है खुद को संभाल पाना? उसने उन दोनों के बीच जो रेखा खींची है, उस रेखा के इस पर वह कितना अकेला और उदास है, क्या वह कभी समझ पाएगी? तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तभी उसके किशोर जी ने उसके कंधे पर शॉल रखते हुए कहा, नहीं, बस ध्यान नहीं रहा। आशुतोष ने धीरे से कहा, क्या हुआ? उससे झगड़ा हो गया है क्या तुम्हारा? वह शांत हो गया। हाँ, जरूर यही वजह रही होगी। वह मिताली को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। पिछली बार भी इस कारण उन दोनों के बीच फिर से इसके लिए अच्छी खासी बहस हुई थी, लेकिन अंततः उसने सौम्या की एक नहीं सुनी। क्या हुआ? शांत क्यों हो गए? आशुतोष की तरफ से कोई जवाब न आने पर वह बोले, नहीं, बस कभी कभी सब समझ से बाहर लगने लगता है। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। जब भी मुझे लगता है कि वह एक कदम आगे बढ़ी है, उसके अगले ही पल 2 कदम पीछे हट जाती है। आखिर ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या उसे समझा नहीं पा रहा? शायद वह अंतर्द्वंद की स्थिति में है। आशुतोष उन्हें एकटक देखने लगा जब उन्होंने ये कहा। फिर वह आगे बोले, कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार तभी करता है जब उसका दिल और दिमाग अलग अलग निर्णय लेते हैं और दिल और दिमाग के बीच में तालमेल नहीं रहता। उसका खुद का मन ही 2 खेमों में बंट जाता है। एक मन कुछ कहता है और दूसरा कुछ और। एक के लिए जो बात सही होती है, दूसरे के लिए वही गलत। और इस सही गलत के 2 खेमों की वजह से रस्साकसी में इंसान बीच में झूलता हुआ खुद को नियति के हाथों असहाय महसूस करता है।
तो इसका निवारण क्या है? आशुतोष ने पूछा। जहाँ तक मेरी बुद्धि कहती है, दो स्थितियों में इसका निवारण हो सकता है। पहला, यदि उसके साथ कोई ऐसी घटना घटे जो उसकी सोच के सारे दायरों को तोड़ते हुए उसके अंतर्द्वंद को खत्म कर दे, या किसी ऐसे व्यक्ति का सानिध्य जिस पर उसे पूर्ण विश्वास हो, जो ऐसी परिस्थिति में एक मार्गदर्शक की भांति उसे उसके सही रास्तों का बोध करा सके, जो उसकी जिज्ञासाओं को शांत कर सके, उसके सभी विरोधाभासों को खत्म कर सके। लेकिन इसके लिए उसे अपने मन के द्वार को खोलना होगा, प्रश्न करना होगा, तभी ये संभव है। शायद आप सही कह रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा उससे बात करने की। लेकिन ध्यान रहे, हर व्यक्ति एक अलग से होता है। समान बातों पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, क्योंकि ये जीवन है जिसके नियम विज्ञान के नियमों की तरह सार्वभौमिक नहीं होते। वह एक पुलिस की जीप थी जो सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। आगे एक ड्राइवर और एक कांस्टेबल था, जबकि पीछे पंकज के साथ एक और कांस्टेबल बैठा हुआ था। गाड़ी जब अपनी रफ्तार से सड़क पर दौड़ी जा रही थी, उसी वक्त चालक को महसूस हुआ कि उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। वह गाड़ी को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सब विफल हो रहा था। तभी सामने से आती एक भारी 4 पहिया वाहन उसके सामने से गुजरने को हुआ। उससे बचने के लिए चालक ने तेजी से स्टीयरिंग दूसरी तरफ घुमा दी, लेकिन उस तरफ से भी एक वाहन आ रहा था, जिससे उसकी जोरदार आवाज के साथ भिड़ंत हो गई। सड़क पर अचानक ही अफरा तफरी मच गई। चूंकि गाड़ी पुलिस की थी, इसीलिए तुरंत किसी ने इमरजेंसी नंबर डायल करके इसकी सूचना दे दी। कुछ देर बाद पुलिस एम्बुलेंस के साथ आई और चारों को लेकर अस्पताल चली गई। अस्पताल में पंकज एक कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर ज्यादा चोटें आई थीं, जिसके कारण उसका पूरा चेहरा पट्टियों से लिपटा हुआ था। सौम्या का घर देहरादून। यहाँ दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। आखिर अगले ही हफ्ते जो दिवाली आने वाली थी। आप सौम्या से कह देना कि इस बार आशुतोष के साथ ही चले आए। रमा जी ने अपना काम करते हुए शरद जी से कहा। मैं क्यों, आप खुद ही कह देना, उन्होंने टका सा जवाब दिया। जाहिर था कि अभी भी आशुतोष उन्हें कुछ खास पसंद नहीं था। आपकी बात बह नहीं टालेगी, इसलिए आप उससे कह देना। बाकी आशुतोष से तो मैं खुद इस बारे में बात कर लूंगी। उन्होंने भी अपना काम करते हुए लापरवाही से कहा। जब आपको पता है कि सौम्या को पसंद नहीं उसका साथ, तो हमेशा ऐसा क्यों करती रहती हो? क्योंकि मैं उसका भला चाहती हूँ और मुझे पता है कि उसके लिए क्या सही है, और आपको लगता है जो आप कर रही हैं वह सही है। उन्होंने अब अपने पति की ओर देखा और कहा, इस बार जब बेटी घर आए तो उसके शब्दों के बजाय उसकी आंखों की खामोशियों को सुनना, शायद जवाब मिल जाए। इसके बाद शरद जी चुप हो गए। जैसा कि तय हुआ था, 2 दिन बाद आशुतोष सौम्या को लेने चंडीगढ़ गया। उसने मिताली को दिवाली की छुट्टी दे दी थी, क्योंकि उसके अनुसार अब क्योंकि सौम्या अपने घर जा रही थी, तो शायद मिताली की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती और सौम्या को भी कुछ वक्त आज़ादी से रहने के लिए मिल जाता। वह अपनी गाड़ी में निकलने के लिए ही बैठा था कि उसका फोन बजा। नंबर देखकर उसने एक बार सौम्या को देखा, फिर उससे दूर चला गया और बातें करने लगा। पंकज अपनी पत्नी और नवजात बच्चे से मिलने चंडीगढ़ आया था। इसके लिए उसने कोर्ट से विशेष अनुमति ली थी, लेकिन वापसी के वक्त उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सामने बैठे चालक और कांस्टेबल की स्थिति गंभीर है, जबकि पीछे बैठे कांस्टेबल और पंकज को भी अच्छी खासी चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया, कहीं इसमें उसकी कोई चाल तो नहीं? आशुतोष ने संकित भाव से पूछा। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिलहाल वह हॉस्पिटल में ही है। ठीक है, लेकिन उस पर नजर बनाए रखो। जी। आशुतोष फोन काट कर कुछ देर सोचता रहा, फिर जाकर गाड़ी में बैठ गया। सौम्या आशुतोष के साथ देहरादून के रास्ते पर थी, जब अचानक ही बेमौसम बरसात ने उसे घेर लिया। यूं तो गाड़ी के भीतर का माहौल शांत था, लेकिन बारिश के थपेड़ों और कार के विंडो स्क्रीन वाइपर की आवाज आ रही थी। लेकिन बाहरी वातावरण उतना ही अशांत था। तेज हवाएं, गरजते बादल और तेज बारिश शोर कर रही थी। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था और बारिश भी तेज हो रही थी। इस कारण आशुतोष के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर ऐसे ही संभल कर गाड़ी चलाते रहने के बाद उसकी नज़र एक छोटे से ढाबे पर पड़ी। उसने गाड़ी हाईवे से उतार दी और ढाबे के पास खड़ी कर दी। वह दोनों गाड़ी से उतरे
और लगभग दौड़ते हुए शेल्टर के नीचे पहुंचे, लेकिन तेज बौछारों के कारण फिर भी कुछ भीग गए। आशुतोष ने अपना रूमाल निकाला और अपना चेहरा पोंछने लगा। फिर उसने सौम्या को देखा, वह भी अपने दुपट्टे से चेहरा पोंछ रही थी। वह तुरंत आगे बढ़ा और अपने रूमाल की सहायता से उसके सिर से पानी को पोंछने लगा। सौम्या उसकी इस हरकत से एक पल को सकपका गई। उसने सिर उठाकर आशुतोष के चेहरे पर नजर डाली तो देखा वह उसके बेहद करीब खड़ा होकर बिना किसी भाव के और बहुत यत्न से अपने कार्य में जुटा हुआ था। न जाने कब उसने ये हक भी ले लिया था उससे। वह अपना कार्य करके पीछे हटा तो सौम्या ने भी तुरंत अपनी नजर नीची कर ली। वहां और भी लोग थे जो शायद इसी तरह से फंसे हुए थे, इसलिए बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। कुछ देर बाद सौम्या अपनी हथेलियों से अपने बाजुओं को सहलाने लगी। आशुतोष ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो गौर किया कि ठंड के कारण उसे हल्की कपकपी हो रही थी और उसका चेहरा लाल हो रहा था और होठ भी कांप रहे थे। उसने तुरंत अपना ब्लेजर उतारकर सौम्या की ओर बढ़ाया। सौम्या उसे देखने लगी। ले लो, मैं पता नहीं कब से ऐसा करना चाहता था। आशुतोष ने उससे ऐसा कहा और बिना उसके जवाब का इंतजार किए ही ब्लेजर उसके कंधे पर रख दिया। अब देख क्या रही हो, इसे ढंग से पहन लो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सौम्या ने वह ब्लेजर अपने कंधे से उतारते हुए कहा। आशुतोष ने एक पल अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर बोला, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ कहूँ और तुम चुपचाप मान जाओ? हालत देख रही हो अपनी, बीमार पड़ जाओगी। इससे अच्छा है कि चुपचाप ये पहन लो। सौम्या इस समय यहाँ पर इतने लोगों के सामने आशुतोष से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने हिचकते हुए ब्लेजर पहन लिया। इसके बाद आशुतोष कहीं चला गया। सौम्या उसे पूछना चाहती थी कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन नहीं पूछ पाई। कुछ देर बाद वह आया तो उसके हाथ में 2 कांच के गिलास थे जो चाय से भरे हुए थे। उसने एक गिलास सौम्या की तरफ बढ़ाया। सौम्या ने कांपते हुए हाथों से वह गिलास ले लिया। उसने अपनी दोनों हथेलियों के बीच उस गिलास को दबा लिया और उसकी गर्माहट महसूस करने लगी। फिर चाय की पहली घूंट भरी। गर्म चाय की पहली घूंट उसके हलक से नीचे उतरी तो उसने कुछ राहत महसूस की। घर पर फोन करके बता दो, हमें पहुंचने में देर हो जाएगी। आशुतोष ने बाहर पड़ रही बारिश को देखते हुए कहा, मैंने खाने का बोल दिया है, कुछ देर बाद तैयार हो जाएगा। उसने फिर से कहा। चाय के गिलास खाली हो चुके थे। उसने सौम्या का गिलास भी लिया और एक और चला गया। सौम्या ने देखा वहां एक लड़के को उसने वह गिलास दे दिए। कुछ देर बाद वह लौटा। फोन किया? आशुतोष ने पूछा। नहीं, सौम्या ने जवाब दिया। तो करो ना, मैं नहीं चाहता कि आपके पूज्य पिताजी को ऐसा लगे कि मैं उनकी बेटी को लेकर भाग गया। आशुतोष के इस तंज पर सौम्या ने कहर बरसाती नजर से उसे देखा। फिर रमा जी को फोन कर उन्हें सारी स्थिति समझा दी। वह चिंतित तो हुई, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं संतोष था कि वह अकेले नहीं है, आशुतोष उसके साथ है। उसने फोन रखा तो आशुतोष ने उसकी तरफ देखा और बोला, पता नहीं ये बारिश भी कब रुकेगी, रात हो गई है। तुम ठीक हो? यहाँ तो कहीं बैठने की भी जगह नहीं है। उसने पहले सौम्या से पूछा, फिर भी बिना उसके जवाब को सुने इधर उधर देखते हुए बोला। वह वापस ढाबे के मालिक के पास गया और हाथ से कहीं इशारा करते हुए बात करने लगा। सौम्या ने उसके हाथों का अनुसरण किया तो देखा वहां उसकी गाड़ी खड़ी है। कुछ देर बाद वह लौटा। उसके हाथ में एक छाता था। चलो गाड़ी में ही बैठते हैं, आशुतोष ने छाता खोलते हुए कहा। दोनों एक ही छाते में गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। एक तो हवा तेज बह रही थी, ऊपर से सौम्या उसके इतने करीब चल रही थी, इसलिए उसे छाते को संभालना मुश्किल हो रहा था। आशुतोष ने छाते को मजबूती से पकड़ कर रखा था, लेकिन तेज हवाओं के कारण सौम्या के कुछ बाल उसके हाथों को छू रहे थे। जब जब ऐसा होता तब तब उसकी पकड़ ढीली होने लगती थी। तभी सौम्या ने छाते को पकड़कर आशुतोष की तरफ झुका दिया। आशुतोष ने सौम्या की तरफ देखा तो वह सामने देखते हुए बोली, आप भीग रहे हैं। तब उसने ध्यान दिया कि उसका एक कंधा एक तरफ से भीग रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। वह गाड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे। आशुतोष ने पहले सौम्या को अंदर बिठा दिया, फिर घूमकर दूसरी तरफ आया और खुद भी बैठ गया। वह छाता बंद करके गाड़ी का दरवाजा बंद करके सामने मुड़ा तो सौम्या ने उसकी तरफ एक छोटा सा तौलिया बढ़ा दिया
आशुतोष उसे प्रश्नसूचक दृष्टि से देखने लगा। आपके कपड़े भीग गए हैं, इससे आप अपने कपड़े सुखा लीजिए, वरना खामखा बीमार पड़ जाएंगे, सौम्या ने रूखेपन से कहा। आशुतोष ने उसके हाथों से तौलिया ले लिया और उसे देखते हुए अपनी कमीज सुखाने लगा। तो मोहतरमा बदला ले रही हैं या फिर परवाह कर रही हैं? वो भी चुपचाप से वह सोच ही रहा था जब उनकी गाड़ी का कांच किसी ने खटखटाया। वह ढाबे का ही एक लड़का था जो खाने के पैकेट और पानी की बोतल लेकर आया था। आशुतोष ने खिड़की के शीशे नीचे कर सारा सामान ले लिया और छाता वापस कर दिया, जिसे लेकर लड़का चला गया। दोनों ने अपना खाना खत्म किया। बारिश कम हो चुकी थी। वह फिर से चल पड़े, पर उन्हें लगभग 1 घंटे की देरी हो चुकी थी। बारिश अब कम हो रही थी, लेकिन अभी भी हल्की हल्की पड़ रही थी। रास्ते में वाहनों का आवागमन वापस से तेज हो गया था। वह फिर से चल पड़े, पर उन्हें लगभग 1 घंटे की देरी हो गई थी। सौम्या को बाहर देखते देखते ही आंख लग गई थी। वह खिड़की के शीशे से सिर टिकाकर सो चुकी थी। उसके सामने के कुछ बाल, जो गीले होने के कारण कुछ देर पहले तक उसके चेहरे से चिपके हुए थे, अब सूखकर वापस आजाद होने को मचल रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे, जिसकी गवाही उसका चेहरा दे रहा था, जो बनते बिगड़ते भावों के साथ प्रतिपल बदल रहा था। आशुतोष ने उसे इस तरह देखा तो उसका बायां हाथ अनायास ही सौम्या की ओर उठ गया, लेकिन जैसे उसे कुछ ध्यान आ गया हो, उसने अपनी उंगलियां सिकोड़ते हुए हाथ वापस पीछे खींच लिया। वह सोती हुई सौम्या को छूने से झिझक रहा था। यदि वह जाग रही होती तो शायद बात कुछ और होती। वह अपना ध्यान बार बार गाड़ी चलाने पर लगा रहा था, लेकिन फिर भी ध्यान था जो जैसे भटकने पर ही तुला हुआ था। उसने अपने होठों को गोल करते हुए गहरी सांस छोड़ी और हाथ बढ़ाकर वह कार्य कर ही लिया, जिससे सौम्या के चेहरे पर विश्रांति दिखने लगी और जिसके बाद आशुतोष ने भी चैन की लंबी सांस ली। सौम्या, सौम्या, आशुतोष ने उसे बार बार आवाज दे रहा था, लेकिन शायद वह गहरी नींद में थी। अंततः आशुतोष ने उसे कंधे से हिलाते हुए उठाया। सौम्या तुरंत ही चौंक कर उठी और चारों ओर देखने लगी। घर आ गया है तुम्हारा, आशुतोष ने कहा। हाँ, सौम्या ने बस इतना कहा और पीछे से अपना बैग उठाया और अपनी उन्नीदी आंखों को मलते हुए दरवाजा खोला, फिर गाड़ी से बाहर निकल गई। बाय, आशुतोष ने कहा तो सौम्या ने हम्म में छोटा सा जवाब दिया और घर चली गई। उसके जाने के बाद आशुतोष ने उस सीट को देखा जहां पर अभी कुछ देर पहले सौम्या बैठी थी। वहां पर वह पानी की बोतल रखी थी जिसमें से सौम्या ने पिया था। उसने वह बोतल उठा लिया और पानी पीने लगा। उसके जहन में फिर से वह दिन कौंध गया जब उसने गलती से ऐसा किया था। फिर मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर दरवाजे की ओर देखा जहां से सौम्या अंदर जा चुकी थी, तो उसने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसके ठीक कुछ देर पहले सौम्या घर के बाहरी लोहे के दरवाजे को खोलकर अंदर गई और मुख्य दरवाजे पर आकर घंटी बजाई। कुछ क्षणों में ही दरवाजा खुला। उसने रमा जी को देखा, फिर बिना समय गवाए भीतर चली आई। उसने देखा हॉल में शरद जी सोफे पर उसके इंतजार में बैठे हुए थे। शौर्य और श्वेता सो चुके थे। सौम्या को देखते ही शरद जी रमा जी से बोले, मैं कमरे में जा रहा हूँ। सौम्या को उनका इस तरह जाना कुछ अजीब लगा। फिर उसने रमा जी का रुख किया और पाया वह बड़ी दिलचस्पी से उसे ही देख रही थीं। सौम्या ने उनसे पूछा, क्या हुआ, ये किसका है? हालांकि रमा जी को अंदाजा था कि किसका हो सकता है ये, लेकिन फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए सौम्या के पहने हुए ब्लेजर को छूकर पूछा। और अब इतनी देर के बाद सौम्या का ध्यान इस ओर गया और शरद जी को इस तरह से जाना भी समझ में आने लगा। वह तुरंत उसे उतारते हुए दरवाजे से बाहर गई, लेकिन तब तक आशुतोष वहां से जा चुका था। वह उल्टे पांव लौट आई। रमा जी की प्रश्न भरी निगाहें अब भी उस पर ही चिपकी हुई थीं। वह बारिश में थोड़ा भीग जाने के कारण मुझे ठंड लगी तो उन्होंने जबरदस्ती, मैं मना कर रही थी, मतलब किया था, लेकिन वह नहीं माने। अच्छा ही हुआ जो ये मेरे पास रह गया। मैं अब इसे बाद में ड्राई क्लीन कराकर लौटा दूंगी। फिर बिना किसी और बात की प्रतीक्षा किए वह धड़धड़ाते हुए अपने कमरे की ओर लपकी। उसकी ऐसी हालत देखकर रमा जी को हंसी आ रही थी, लेकिन वह भरकस कोशिश कर स्वयं को नियंत्रित किए हुए थीं। सौम्या के जाने के बाद वह भी अपने कमरे की ओर चली गईं।
कमरे में उन्होंने शरद जी को बेचैनी से इधर उधर कमरा नापते हुए पाया। क्या हुआ था, कुछ पूछा आपने? शरद जी ने जब कहा तो रमा जी ने उन्हें देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बारिश में भीग गई थी। एक तो वैसे ही मौसम अब कुछ ठंडा होने लगा है, ऊपर से बारिश के पानी में भीग जाना तो और ही ठंड बढ़ा देता है। उसे ठंड लगने लगी तो आशुतोष ने जबरदस्ती अपना कोट उसे पहना दिया, ऐसा उसने कहा। शरद जी ने फिर से पूछा, हाँ क्यों? आपको सौम्या पर विश्वास नहीं है या आशुतोष पर? सौम्या के ऊपर अविश्वास की तो मैं सोच भी नहीं सकता। रही बात उस आदमी की, तो विश्वास ना होता तो इतनी रात तक अपनी बेटी को उसके साथ नहीं रहने देता। फिर ये चिंता क्यों? रमा जी ने पूछा। बस डर जाता है मन कभी कभी। सो जाइए। रमा जी ने उनसे आगे कुछ नहीं कहा। हाँ इतना तो कर। शरद जी बिस्तर पर लेट गए। दिवाली का दिन आ चुका था। हर तरफ रोशनी, रौनक, पटाखों का शोर और उससे भी अधिक रोशन और चमकते चेहरों से पूरा वातावरण दिवाली में हुआ पड़ा था। आशुतोष पूजा के बाद छत पर दिए सजाने में अपनी माँ की मदद कर रहा था। अगली बार मैं ये काम अपनी बहू के साथ करना चाहती हूँ, उन्होंने आशुतोष को देखते हुए कहा। फिर अपने कार्य में जुट गईं। आपकी बहू बहुत जिद्दी है और उसे मनाना बहुत मुश्किल। मुझे तो लगता है उसको मनाते मनाते ही मैं बुढ़ा ना हो जाऊं, आशुतोष ने कहा। तो कल्याणी जी ने उसके कान पकड़ लिया और बोली, आपकी बहू? हाँ। आशुतोष के मुंह से आवाज निकली, अभी शादी भी नहीं हुई है तुम्हारी और खुलेआम उसे मेरी बहू के नाम से संबोधित कर रहे हो, नालायक। वह उस पर बनावटी गुस्सा दिखा रही थी। फिर वह हंसते हुए अपने काम में लग गए। अस्पताल का एक कमरा था जिसमें पंकज बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके कमरे में एक वार्ड बॉय आया। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, हाथों में उसने दस्ताने पहने हुए थे। पंकज उसकी मदद से बिस्तर से उठा और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वार्ड बॉय उसे वापस उसी तरह लिटाकर चला गया। सौम्या का घर, सभी घर के बाहर सड़कों पर उतरे हुए थे और दिवाली के जश्न में डूबे हुए थे। लेकिन सौम्या अपने घर के बगीचे में खड़ी थी, जहां हर श्रृंगार की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो अकेले में? शरद जी आकर उसके साथ खड़े होकर बोले, कुछ नहीं, आप यहीं हैं? बाहर नहीं गए सबके साथ? मैं तो बाहर ही था, बस गुजर रहा था यहाँ से तो तुम्हें देखा अकेले अकेले। यहाँ क्या कर रही थी? उन्होंने कहा, बस थोड़ी ताजी हवा खाने चली आई। वह हल्का मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? शरद जी ने पूछा। सही है, सब ठीक ठाक, सौम्या ने कहा। और वह तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना? शरद जी ने जानबूझकर सौम्या से पूछा। वह सौम्या से आशुतोष के बारे में कैसे बात करें, इसका सिरा तलाश कर रहे थे और अंततः उन्होंने ये पूछ ही लिया। सौम्या ने उन्हें देखा, फिर कहा, नहीं, परेशान तो नहीं करते हैं पर। वह कहते कहते ही चुप हो गई। पर क्या? शरद जी ने पूछा। पर वह कभी कभी वह कुछ ज्यादा ही अधिकार जमाने लगते हैं। जिद करते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। किस मामले में जिद करता है? अचानक ही उनके भौं में बल पड़ गए। वह मेरी सुरक्षा के मामले में, सौम्या ने अटकते हुए जवाब दिया, जिसे सुन उनका तनाव धीरे धीरे कम हो गया। फिर वह आगे बोली, आप लोग भी तो इस मामले में मेरी एक नहीं सुनते, उनकी ही तरफदारी करते हैं। सौम्या ने कुछ शिकायती अंदाज में कहा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल है हमें भी, इसलिए उसे इतनी स्वतंत्रता दी है। तुम्हें क्या लगता है, ये सही है या गलत? तुम क्या चाहती हो? कुछ रुककर उन्होंने पूछा। मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ, मैं बस सही और गलत के बीच में उलझकर रह गई हूँ, वह अनायास ही कह गई। लेकिन कहीं ना कहीं शरद को संकेत मिल चुका था। उसके सही और गलत के बीच उलझे रहने का वह जान चुके थे कि सौम्या किस उलझन में फंसी है और उनसे वह केवल तभी निकल सकती है जब वह किसी से बात करेगी। लेकिन वह तो अपने होठों पर चुप्पी का ताला लगाकर बैठी थी, मन के द्वार बंद किए बैठी थी। शायद ये उसके दिल और दिमाग की लड़ाई थी, जहाँ दिमाग से दिल बगावत कर रहा था। ठीक है, चलो बाहर सबके साथ चलते हैं, उन्होंने सौम्या को अपने साथ चलने के लिए कहा। वह भी सभी के साथ बाहर चली आई और सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगी। लगभग 1-1.5 घंटे बाद सभी थककर वापस घर जाने को हुए। सब जब घर पहुंच गए तब रमा जी ने पूछा, अरे सौम्या कहाँ रह गई? शायद दीदी बाहर ही हैं, मैं देख कर आती हूँ, श्वेता ने कहा। शरद जी ने उसे रोका। तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ।
वह देखने चले गए। उन्होंने बाहर देखा तो सौम्या वहां कहीं नहीं थी। हालांकि उन्हें पता था कि सौम्या बिना बताए कहीं नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी वह कुछ आगे बढ़कर देखने लगे, लेकिन सौम्या उन्हें कहीं नहीं दिखी। वह घर लौटे और रमा जी से कहा, बाहर तो नहीं है, शायद कमरे में हो, देख लीजिए पहले। रमा जी ठीक है कहकर देखने चली गईं। उन्होंने उसके कमरे में देखा, बाथरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था, बालकनी में भी वह नहीं थी। वह नीचे उतरी और उन्होंने शरद जी को सब कुछ कह सुनाया। शौर्य ने बिना समय गवाए तुरंत सौम्या को फोन मिलाया। उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। अब घर में सब चिंतित होने लगे। आखिर इस समय सौम्या बिना किसी को कुछ कहे कैसे कहीं जा सकती है? वह तो ऐसा कभी नहीं करती है। सुनसान सड़क पर एक कार अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। चलते चलते बीच सड़क पर ही वह गाड़ी रुक गई। उसमें से एक आदमी उतरा जो प्रथम दृष्टि में ही थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। उसके उतरते ही गाड़ी फिर से सीधे निकल गई। वह आदमी कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन सब व्यर्थ था। धीरे धीरे वह गाड़ी उस आदमी की आंखों से ओझल हो गई। वह अपना सिर पकड़कर वहीं बीच सड़क पर बैठ गया। इस तरह का अनुभव करने के बाद उसके हाथ पैर कांप रहे थे। बड़ी हिम्मत करके न जाने कितनी देर बाद उस व्यक्ति ने अपना फोन निकाला और 100 नंबर डायल कर दिया। हेलो पुलिस जी, कहिए। अभी अभी हमारी टैक्सी एक महिला हमसे जबरन चाकू के बल पर छीन कर ले गई है और हमें सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ दिया। सौम्या का घर, ये क्या हो गया? कहाँ चली गई सौम्या? कोई तो उसे ढूंढ कर लाओ। सॉरी, तुम जल्दी से पापा के साथ जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। अरे आप अपने फोन में क्या घुसे हुए हैं? बेटी इतनी रात गए मिल नहीं रही है और ये हैं कि इस समय भी बस फोन ही सूझ रहा है। रमा जी चिंता से बिलाप कर रही थीं और थोड़ा क्रोधित होते हुए कुछ तेज आवाज में शरद जी से कह रही थीं। श्वेता उनकी पीठ सहलाने में लगी हुई थी। आप चुप रहेंगी 2 मिनट, मैं उसकी लोकेशन देख रहा हूँ। वह भी कुछ ऊंची आवाज में बोले। उनके ऐसा कहने पर सॉरी उनके नजदीक आया और बोला, लेकिन दीदी का फोन तो बंद है, आप उनकी लोकेशन कैसे देखेंगे? दरअसल वह सभी 24 घंटे अपनी लोकेशन आपस में साझा किए रहते थे, इसलिए सौर्य ने ऐसा कहा। हाँ, लेकिन उसकी घड़ी का जीपीएस ट्रैकर अभी भी काम कर रहा है, शरद जी ने अपने मोबाइल में ही देखते हुए सौर्य से कहा। उनके ऐसे कहते ही सभी ने उन्हें चौंक कर देखा। क्यों, कैसे, कब जैसे प्रश्न तो सभी के दिमाग में हथौड़े सरीखे चोट कर रहे थे, लेकिन ये समय नहीं था ऐसे प्रश्नों को पूछने का या उनके उत्तर देने का ही। शरद जी भी इन सभी के अनकहे प्रश्नों को अनसुना करते हुए अपने कार्य में लीन थे। तुरंत ही उन्हें सौम्या की अवस्थिति का ज्ञान हो गया, जिसके अनुसार वह शहर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर थी। उन्होंने समय देखा तो रात के 10:30 बजने को आए थे। इतनी रात गए यहाँ से इतनी दूर, वह भी बिना किसी को कुछ बताए। ये कोई साधारण सी बात नहीं, जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ हुई थी या किसी ने जानबूझकर की थी। सौर्य, गाड़ी निकालो अभी। शरद जी के इतना कहते ही सौर्य ने फुर्ती से कील में टंगी गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर भागा। उसके साथ शरद जी भी। रमा जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। श्वेता उनको पीछे से सहला रही थी, हालांकि आंसू उसकी आंखों से भी निकल रहे थे। उनकी गाड़ी सड़क पर तेजी से चली जा रही थी। त्योहारों का दिन था, ऊपर से देर रात होने के कारण ट्रैफिक ज्यादा नहीं थी। कुछ कुछ गाड़ियां दिख जाती थीं। ये घड़ी में जीपीएस ट्रैकर का क्या मामला है? कुछ देर बाद सौर्य ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। शरद जी ने गहरी सांस छोड़ी और बोले, मैं जो कहूँगा उसको पहले पूरा सुनना, समझना, फिर ही कुछ और सोचना। सौर्य ने कुछ नहीं कहा और शरद जी ने अपनी बात कहनी शुरू की। लगभग 1.5 महीने पहले मेरे पास डॉक्टर आशुतोष आए और कहने लगे कि सौम्या को कुछ ऐसा दिया जाए जो हमेशा उसके साथ रहे और जिससे हमेशा हमें उसकी स्थिति की जानकारी मिलती रहे। मैंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि फ़ोन से लोकेशन का पता लगा सकते हैं और हम सभी आपस में लोकेशन साझा किए रहते हैं। तो कहने लगे, फ़ोन कहीं पर रखकर छूट सकता है, बंद किया जा सकता है, चोरी हो सकता है, अक्सर ही बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए इसके अतिरिक्त भी कुछ होना चाहिए। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तो वो बोले, क्योंकि वह पंकज मेहता कुछ तो योजना गढ़ रहा है, उसका वकील अभी भी उसके बराबर संपर्क में है। फिर मैंने पूछा, लेकिन उसके कारण से तो आपने उस बॉडीगार्ड लड़की को रखने की इजाज़त ली थी मुझसे। हाँ, लेकिन ज़्यादा सावधान रहने में क्या दिक्कत है? और यदि आपको कोई संशय है
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसकी लोकेशन की जानकारी केवल आपके पास रहेगी और किसी के नहीं, लेकिन उस डिवाइस की जानकारी मेरे और आपके अलावा मिस मिताली को भी होगी। ये बात जितनी गुप्त रहे उतना ही अच्छा होगा। इसका पता खुद सौम्या को भी नहीं होना चाहिए। मैं तैयार हो गया क्योंकि उसके साथ आए दिन ही कुछ ना कुछ होता ही रहता था। मैं उसके लिए वह घड़ी खरीदी जो देखने में तो साधारण सी ही थी, लेकिन उसमें चिप लगा हुआ था। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी ये सब कैसे हो गया, क्योंकि पंकज तो खुद अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा हुआ है, वह भी पुलिस की निगरानी में। वह कुछ पल मौन रहने के बाद बोले, कभी कभी जीवन में कुछ बातों को कुछ समय के लिए छिपाना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने परिवार पर विश्वास नहीं। बस हम कुछ चिंताएं खुद तक ही रखना चाहते हैं और उन्हीं अपनों की ही सुरक्षा की खातिर भी ऐसा करते हैं। इसलिए अरे ये क्या, वह अचानक बोलते बोलते ही चौंके। क्या हुआ? सौर्य ने भी उसी लहजे में पूछा। लोकेशन नहीं दिख रहा, संपर्क टूट चुका है, उन्होंने भारी आवाज के साथ सौर्य को सौम्या से संपर्क टूटने की बात बताई। अब स्थितियां और भी विकट हो चुकी थीं और नियंत्रण से बाहर जा रही थीं। उन्होंने कुछ समय सोचा और उस स्थान पर जाने के बजाय सौर्य से गाड़ी कहीं और ले जाने के लिए कहा। पुलिस स्टेशन चलो, उन्होंने खोए हुए स्वर में कहा। कुछ समय बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पर अपनी पूरी बात एक कांस्टेबल से बताई। उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? सौर्य ने अपने फोन से ली गई आज थोड़ी देर पहले की ही तस्वीर उन्हें भेज दी, जिसमें उसके द्वारा पहने गए कपड़ों की भी जानकारी थी। इसके अतिरिक्त उसकी लास्ट लोकेशन भी। कांस्टेबल जैसे जैसे पूछता गया, शरद जी उसे सब बताते रहे। ठीक है, आप बैठिए, हम कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी देते हैं। वह खुद वहां जाकर देखना चाहते हैं। आप में से यदि कोई हमारे साथ हो तो अच्छा। देखिए, आपने जो जगह बताई है वह यहाँ से काफ़ी दूर है, हमें सवा घंटा या इससे भी ज़्यादा लग सकता है। कंट्रोल रूम में बताने पर वह वहाँ नज़दीक उपस्थिति किसी पेट्रोलिंग टीम को भेजकर पता लगा लेंगे स्थिति का। हारकर शरद जी और सौर्य वहीं किनारे रखी बेंच पर बैठ गए। दूसरी तरफ वह व्यक्ति जिसने थोड़ी देर पहले पुलिस को फोन करके अपनी गाड़ी जबरदस्ती छीने जाने की शिकायत की थी, अभी वहां के पास ही के पुलिस स्टेशन में बैठा अपनी रिपोर्ट लिखवा रहा था। गाड़ी का नंबर, मॉडल, रंग पूछे जाने पर उसने सब बता दिया। सफेद रंग की होंडा सिटी कार है और उसका नंबर। अब शुरू से बताओ क्या हुआ था? अब एक कांस्टेबल ने उससे पूछा। जी सर, उन महिला ने आज रात करीब 9 बजे कैब राइड ऐप से हमारी कैब बुक की थी, देहरादून से श्यामपुर गांव तक की, लेकिन बीच रास्ते में ही चक्कू दिखाकर हमें उतार दिया और गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गई। गाड़ी में जीपीएस वगैरह लगाया है? कांस्टेबल ने पूछा। वह तो नहीं है साहब, वह व्यक्ति भारी परेशानी से बोला। वह महिला कैसी दिखती थी? नहीं पता साहब, चेहरे पर मास्क लगाए हुए थी और सिर दुपट्टे से ढका हुआ था। उसके कपड़ों का रंग याद है, हरे रंग का था शायद और बादामी रंग का कार्डिगन पहने हुए थी। हम फ़ोन नंबर बताओ जिससे बुकिंग हुई थी। उसने अपना फ़ोन निकालकर उसे वह नंबर बता दिया। ठीक है, एक पेट्रोलिंग टीम तुम्हारी गाड़ी का पता लगाने उसके पीछे गई है और बाकी जानकारी सर्कुलेट कर दी गई है। हम जांच करेंगे, अब आप जा सकते हैं। वहीं जो पेट्रोलिंग टीम अभी कैब ड्राइवर को स्टेशन पहुंचाकर वापस उस सड़क पर जा रही थी, उन्हीं को फिर से एक फ़ोन आया। हेलो, सब इंस्पेक्टर योगेश स्पीकिंग, दिस इज़ फ्रॉम कंट्रोल रूम। यस, एक महिला की मिसिंग रिपोर्ट आई है। करीब पौन घंटा पहले आपके पेट्रोलिंग इलाके में ही उसकी लास्ट लोकेशन थी। दूसरी जानकारियां हम भेज रहे हैं, आप जाकर एक बार देखिए वहां पर क्या स्थिति है। यस सर, उसने फ़ोन रख दिया। लगता है आज रात काफ़ी व्यस्त रहने वाली है, उसने खुद से कहा और उसी वक्त उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन बेल बजा। सारी जानकारी आ चुकी थी। चलिए भाई, नया टास्क मिला है, उसने साथ में बैठे सहयोगी से कहा। वहां से करीब 7-8 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने उस जगह जहां का सौम्या का लास्ट लोकेशन दिया गया था गाड़ी रोकी। वह नीचे उतरकर उस जगह का मुआयना करने लगे। जगह सुनसान थी और सड़क कम चौड़ी, एक ओर पहाड़ी तो दूसरी ओर खाई थी। वह चलते हुए आगे बढ़ने लगे और खाई की तरफ रेलिंग के साथ चलते रहे थे जब उन्हें कुछ दिखा। सड़क पर मोड़ था जहाँ की रेलिंग उखड़ी हुई थी। वह सब इंस्पेक्टर चलता हुआ
और आगे बढ़ा। खाई में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, असल में कुछ जलता हुआ। उसने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली और उसे जलाकर नीचे देखने की कोशिश की। कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन अपने पुलिसिया अनुभव से वह कह सकता था कि यहाँ अवश्य ही कोई बड़ी दुर्घटना घटी थी। रात के 12 बजने को आए थे और इस समय बिना उचित उपकरणों के वहां तक पहुंचना असंभव था। उसने तुरंत कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी दी। पुलिस स्टेशन देहरादून नहीं, अभी उन्होंने वहां भेजा है किसी को देखने के लिए। सौर्य फोन पर था, दूसरी तरफ श्वेता थी। तभी कांस्टेबल ने उन्हें बुलाया। मैं रखता हूँ अभी, सौर्य ने धीमे से कहा और फोन वापस जेब में रखता हुआ शरद जी के साथ उस ओर बढ़ गया। देखिए सर, आपने जो लोकेशन बताई थी उसके रेंज में एक दुर्घटना का मामला सामने आया है, उसने कुछ संवेदनापूर्ण शब्दों से कहा। कैसी दुर्घटना? शरद जी ने घबराकर कुर्सी का हत्था पकड़ते हुए पूछा। वहाँ शायद कोई गाड़ी रेलिंग तोड़ते हुए खाई में गिर गई है। अग्निशमन विभाग को सूचित कर दिया गया है, वह वहां किसी भी समय पहुंच जाएगी, लेकिन रात होने के कारण बचाव कार्य में कुछ दिक्कत हो और देरी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जैसे कांस्टेबल कहता जा रहा था, वैसे वैसे शरद जी की सांसें भारी होती जा रही थीं। उनकी हालत देखते हुए कांस्टेबल ने उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। सौर्य ने तुरंत वह गिलास उठाया और उनके मुंह के पास ले जाकर बोला, हौसला रखिए पापा, जरूरी नहीं उस दुर्घटना का संबंध दीदी से हो, ये संयोग भी हो सकता है। उन्होंने सौर्य को देखा। सौर्य ने पलकें झपकाते हुए उन्हें आश्वस्त किया, फिर कांस्टेबल से कहा, उस घटना से दीदी का कोई संबंध नहीं है, आप उन्हें ढूंढने का काम जारी रखें। देखिए, 24 घंटे से पहले मिसिंग केस फाइल नहीं होगा। वह तो आप करंट लोकेशन लेकर पहुंचे थे तो हमने थोड़ी छानबीन की, लेकिन अब आपको इंतजार करना होगा। यदि उनका इस दुर्घटना से संबंध है तब भी और नहीं है तब भी, तो तब तक हम क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? सौर्य भी तैस में बोला। उस कांस्टेबल को उसकी ये बात चुभ गई। तुम्हें हाथ पर हाथ रखकर बैठना है या टांग पर टांग चढ़ाकर सोना है, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिलहाल आप लोग अभी यहाँ से जा सकते हैं। आप लोगों की परेशानी हमें भी समझ आती है, इसलिए इतना कारपोरेट कर रहे थे, लेकिन आप, अरे सौर्य। शरद जी सौर्य को रोकते हुए बाहर ले जाने लगे। लेकिन पापा चलो, उन्होंने उसकी बात बीच में काटते हुए उसे आदेश दिया। अभी हम क्या करेंगे? चलो वहीं चलें जहां उसकी लास्ट लोकेशन थी। घर पर तो कदम शायद ही लौट पाएंगे, लेकिन घर पर बता दो हमें देर होगी। एक्सीडेंट के बारे में मत बताना। हम, सौर्य ने हामी दी और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वह एक सुनसान सा रास्ता था, धुंध से भरा हुआ। हल्का उजाला होने को आया था, लेकिन सुबह सुबह की ठंड थी। रात की ओस से भीगे हुए रास्ते पर एक लड़की अकेली पैदल ही तेज कदमों से कहीं चली जा रही थी। वह सौम्या थी। शायद उसे कहीं पहुंचने की जल्दी थी। चलते चलते वह उस रास्ते के कगार पर पहुंच चुकी थी। आगे रास्ता खत्म था। एक कदम आगे बढ़ाते ही वहां से गहरी खाई शुरू हो जाती थी, लेकिन उसकी गहराई का अंदाजा लगा पाना भी असंभव था, क्योंकि उस पूरी घाटी में उस समय धुंध का बादल भरा हुआ था। वह उस धुंध को बड़े गौर से देखती रही, मानो उसमें कुछ ढूंढ रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे कोई है तो नहीं, लेकिन उस जगह उस समय उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने वापस अपना सिर खाई की तरफ मोड़ा, फिर सिर उठाया और अपने दोनों आंखों को बंद करके हाथों को कंधे की सीध में ऊपर उठा लिया। हवा में उसके कपड़े लहराने लगे। उसने गहरी सांस ली। उसकी बंद आंखों की कोरों से गर्म आंसू की 2 बूंदें निकलीं। उसी समय सूर्योदय हुआ, जिसकी पहली किरण पड़ते ही आंसू की वह बूंदें चमक उठीं। उसने अपना एक पैर आगे बढ़ाया। उसका वह पैर हवा में झूल रहा था और दूसरा उस रास्ते के अंतिम छोर पर। वह आगे बढ़ने को हुई। नहीं सौम्या, रुको, चीखते हुए आशुतोष नींद से जाग गया। उसने अपने आसपास देखा। वह अपने कमरे में ही था। उसकी सांसें और धड़कनें बढ़ी हुई थीं, मानो आपस में ही कोई प्रतियोगिता हो, जो एक दूसरे को मात देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसने अपना सीना मलते हुए घड़ी की तरफ नजर घुमाई तो 6 बज रहे थे, लेकिन बाहर अंधेरा ही था। वह उठा और बाथरूम में जाकर चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। वह चेहरा पोंछते हुए बाहर आया और बिस्तर पर बैठकर बालों में हाथ फिराने लगा। फिर चश्मा पहना
और अपना फ़ोन उठाया। वह सौम्या को फ़ोन करने को हुआ, लेकिन फिर समय देखते हुए फ़ोन वापस रख दिया। इतनी सुबह फ़ोन करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसने कुछ देर इंतज़ार करने की सोची, लेकिन क्योंकि उसे बेचैनी हो रही थी, इसलिए उसके लिए इस समय ये बड़ा मुश्किल काम था। उसने बेचैनी से ही कमरे में चहलकदमी शुरू कर दी। बहुत देर के बाद उसने घड़ी देखी तो अभी तक मात्र 6:15 ही हुए थे। उसने खींचकर टेबल पर मुक्का दे मारा और फ़ोन उठाकर सौम्या का नंबर लगा दिया। द नंबर हैव यू डायल्ड इज़ करेंटली स्विच ऑफ, प्लीज़ ट्राई लेटर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर। उसने गुस्से से फ़ोन काट दिया और अब श्वेता का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से 2 घंटियों के बाद ही फ़ोन उठा लिया गया। हाँ भैया, कुछ पता चला दीदी का? शायद श्वेता ने जल्दबाजी में नंबर नहीं देखा था। क्या मतलब है इस बात का? आशुतोष ने हैरानी से कहा। और अब श्वेता का ध्यान इस ओर गया। उसने कान से फ़ोन हटाकर स्क्रीन देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बिना देखे ही उस कॉल को सौर्य का कॉल समझ लिया था। हाँ, शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि इतनी सुबह सौर्य के अलावा भी कोई फ़ोन कर सकता है। अब चुप क्यों हो? साफ साफ बताओगे कि हुआ क्या है? वह हल्के गुस्से से बोला। श्वेता ने स्पीकर ऑन कर दिया और अटकते हुए उसे सब कुछ बता दिया। हालांकि एक्सीडेंट वाली बात उसे पता नहीं थी, तो उतनी बात नहीं बताई। कमाल है, पूरी रात से सौम्या मिल नहीं रही है और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। वह गुस्से में लगभग चिल्ला उठा था। डरकर श्वेता ने फ़ोन रमा जी को थमा दिया। बेटा, इतनी रात गए हम कैसे किसी को फ़ोन करते? रमा जी ने रुआं से होकर संकोच से कहा। मैं मानता हूँ मेरा आप लोगों से कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन जो है सबके सामने है। इसी नाते कम से कम मुझे एक बार फ़ोन करना तो चाहिए था ना। इतना कहकर उसने बिना उनकी बात सुने फ़ोन काट दिया। उसने तुरंत सौर्य को फ़ोन किया। सौर्य ने आशुतोष का नंबर देखा तो वह चौंक गया, फिर उठाकर कान पर लगा लिया। हेलो, अपनी लोकेशन भेजो मुझे तुरंत। आशुतोष ने बिना उसकी बात सुने अपनी बात कह दी। पर मैंने जो कहा वह करो। उसकी आवाज़ की तेजी और ताव दोनों से ही उसके भीतर जन्मे डर और बेचैनी का पता लग रहा था। सौर्य ने हार कर उसे अपनी लोकेशन भेज दी। वह लोग उसी जगह खड़े थे। अग्निशमन वाले रात में ही आग बुझा चुके थे, लेकिन नीचे नहीं उतर पाए थे। अब क्रेन और सूर्योदय का इंतजार हो रहा था। आशुतोष अभी सैंडो और लोअर में था। उसने एक टी शर्ट पहनी और ऊपर से जैकेट चढ़ाई। अपना पर्स और गाड़ी की चाबी लेकर वह निकल गया। उसने किसी को फ़ोन लगाया। तुम्हें कहा गया था पंकज पर नज़र रखने के लिए। कहाँ है वह अभी? सर, वह तो हॉस्पिटल में ही है। उससे मिलने कोई आया था? नहीं, उससे मिलने की इजाज़त किसी को भी नहीं है और वह उसका वकील, उसमें भी कोई शक की बात नहीं दिखती। आशुतोष ने फ़ोन काट दिया। 7:45 बज रहे थे जब वह उस जगह के नज़दीक पहुंचा। उस जगह को देखकर उसे अपने सपने वाली जगह याद आ गई। उसने तुरंत अपना सिर झटका और दिमाग से उन सारी बातों को हटा दिया। तभी उसकी गाड़ी को कुछ पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। अभी आप आगे नहीं जा सकते, रास्ता बंद है, उनमें से एक ने कहा। लेकिन मेरे लोग यहीं कुछ आगे हैं और मुझे यहीं बुलाया गया है। आशुतोष ने कहा। नो सर, आप आगे नहीं जा सकते। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आगे दुर्घटना हो गई है और बचाव कार्यों के कारण सामान्य आवाजाही बंद है। दुर्घटना? आशुतोष खुद से ही फुसफुसाया। लेकिन मेरे, प्लीज़ सर, वी कांट अलाउ। आशुतोष के कुछ बोलने से पहले ही वह पुलिसकर्मी बोला। आशुतोष ने फिर से सौर्य को फ़ोन लगाया। वहाँ क्रेन आ चुकी थी और गाड़ी को क्रेन से बांधने का काम हो रहा था। सौर्य ने आशुतोष का फ़ोन उठाया। जी हेलो, मैं यहाँ कुछ दूरी पर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पुलिस की नाकाबंदी है। वह मुझे आगे आने नहीं दे रहे हैं। सौर्य के लिए उसे पूरी स्थिति को समझा पाना मुश्किल हो रहा था। उसने पुलिस को फ़ोन पकड़ा दिया। उन्होंने आशुतोष से कहा, जी आपके साथ जो पुलिसकर्मी हैं, आप उन्हें फ़ोन दीजिए। आशुतोष ने पुलिस वाले की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया। क्या है? उसने पूछा। आप बात कीजिए, आशुतोष ने कहा। उस पुलिसकर्मी ने फ़ोन कान से लगा लिया। जी साहब, आप जा सकते हैं, उसने फ़ोन वापस देते हुए कहा। आशुतोष ने गाड़ी बढ़ा दिया। करीब 50 से 100 मीटर की दूरी पर उसे क्रेन के साथ कई पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस, दमकल गाड़ी खड़ी दिखी। वह हैरानी से आगे बढ़ता रहा। उसने कुछ दूरी पर गाड़ी रोकी और नीचे उतर गया। वह धीरे धीरे उस क्रेन को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। वह क्रेन अब धीरे धीरे गाड़ी को ऊपर खींच रही थी। उसने कुछ दूरी पर खड़े शरद जी और सौर्य को देखा।
फिर खाई से गाड़ी खींचते क्रेन को, माना दुर्घटना हुई है। लेकिन ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वह उलझन से कभी उन दोनों को देखता और कभी उस विशाल मशीन को जो गाड़ी को खाई से बाहर खींच रही थी। और उसी क्षण उसके दिमाग में कुछ कौंधा, जिससे उसकी आंखें गोल हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। सौम्या, नहीं 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 नहीं। उसने जल्दी से अपनी सोच को बार बार नकारा और खुद को फटकार लगाई। वह सोच भी कैसे सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, जरूर बात कुछ और होगी। वह नाहक ही इतना परेशान हो रहा है। हाँ हाँ, यही बात है। इतने में उस गाड़ी का पिछला हिस्सा दिखाई देने लगा था। अब क्रेन ने उसे ऊपर खींचना बंद कर दिया और उसी स्थिति में आगे बढ़ने लगी। वह गाड़ी भी घसीटते हुए अब सड़क पर आने लगी थी। वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल क्रेन और उसे निर्देशित करने वाले व्यक्ति की आवाज आ रही थी। अन्य सभी बड़ी उत्सुकता से ये दृश्य देख रहे थे। वहीं सरज्जी, शौर्य और आशुतोष की धड़कन तेज हो गई थी। गाड़ी अब सड़क के किनारे खड़ी थी। कुछ पुलिसकर्मी तुरंत उस ओर लपके और अंदर झांका। उन्होंने तुरंत ही अपनी नजरें फेर लीं। एक विभत्स दृश्य उनके सामने था। एक बुरी तरह से जला हुआ शरीर। अगली सीट पर कोई था, या ये कहना उचित होगा कि अब केवल किसी का शरीर था, क्योंकि उसकी स्थिति अपने आप में कह रही थी कि वह जो कोई भी था अब जीवित नहीं था या थी। जगह जगह से मांस जलकर लटका हुआ था और कहीं कहीं हड्डियां दिख रही थीं। उसे देखकर उसकी पहचान मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तुरंत ही उस गाड़ी के दरवाजों को खोलने की कोशिशें होने लगीं, लेकिन वह जाम हो गया था। अंततः उसे काट कर निकालना पड़ा। तुरंत ही स्ट्रेचर लेकर कुछ लोग आगे बढ़े। उन्होंने लाश को मुश्किल से उठाकर स्ट्रेचर पर डाला। सरज्जी और शौर्य के लिए उस ओर नजर करना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी उन्होंने जी कड़ाकर उस ओर देखा। इधर आशुतोष भी, जो अभी तक दूर से सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए था, धीमे कदमों से उसी ओर बढ़ने लगा। शौर्य ने पाया उस शरीर की पहचान मुश्किल थी। उसने उसके हाथों में देखा। उसकी अनामिका उंगली में एक अंगूठी झूल रही थी, जिसे देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सरज्जी ने भी कान के बूंदों को और गले में पड़ी चैन देखी। फिर नजरें नीची हो गईं और कलाई में उस घड़ी पर पड़ गईं, जो कुछ समय पूर्व उन्होंने खुद ही खरीद कर उसे दी थी। एक चीज का मिलना संयोग हो सकता है, लेकिन हर वस्तु जो सौम्या से संबंधित थी इस समय इस शरीर से चिपकी हुई थी। इतना ख्याल आते ही सरज्जी का सिर घूम गया। शौर्य ने तुरंत उनको संभाला। वह उसके कंधों पर बेहोश हो चुके थे। ये दृश्य देखकर कुछ कदम की दूरी पर खड़े आशुतोष के पैरों ने भी आगे जाने से इनकार कर दिया। वह अपनी जगह पर जम गया था। हॉस्पिटल स्टाफ के एक व्यक्ति ने तुरंत उस लाश को कपड़े से ढक दिया और स्ट्रेचर एम्बुलेंस में डाल दिया। वहीं सरज्जी को होश में लाने के लिए उन पर पानी के छींटे मारे गए। कुछ होश आने पर शौर्य ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और पानी पिलाया। एक एक करके पुलिस की गाड़ियां और अन्य सभी वाहन निकलने लगे। केवल एक पुलिस की गाड़ी घटना स्थल पर थी। घटना स्थल को चारों ओर से बैरिकेड्स लगाकर घेर दिया गया था। आशुतोष किंग कर्तव्य मूड सा वहां खड़ा रह गया। गाड़ियां अब उसकी आंखों से ओझल हो रही थीं और वह खड़ा सूखी और सूनी आंखों से शून्य में ताक रहा था। नहीं नहीं, ये क्या था? उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था। ये सब धोखा है, आंखों का धोखा। षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये सब झूठ है। वह कहीं नहीं गई। वह यहीं कहीं है, बस छुप गई है। वह नहीं जा सकती उसे छोड़कर। अचानक ही वह उठा और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसने उन गाड़ियों के पीछे अपनी गाड़ी भगा दी। सुबह वह सब हो जाने के बाद शौर्य ने घर पर सौम्या की दुर्घटना के बारे में बता दिया था। जब तक पंचनामा हुआ, शौर्य, सरज्जी और आशुतोष अस्पताल में ही रहे। सौम्या का पंचनामा दोपहर ढलने के साथ ही कर दिया गया। शरीर को उसके घर भेज दिया गया था, क्योंकि लाश बहुत ज्यादा खराब स्थिति में थी और जल्द से जल्द उसका अंतिम संस्कार हो जाता तो ठीक रहता। इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी किया जा रहा था। कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ सौम्या के ससुराल उसके चाचा ससुर को भी फोन किया गया। आखिर वह उनकी कुल की थी।
उनके कुल के किसी व्यक्ति द्वारा ही संस्कार होता, लेकिन वहां से किसी ने भी आने से ये कहकर मना कर दिया कि सूतक को मान लेंगे, लेकिन इससे अधिक उनका उससे कोई संबंध नहीं है। अंततः शौर्य ने उसके सारे संस्कारों को करने का फैसला किया। कितनी बड़ी विडंबना थी ये उसके लिए कि अगले दिन भाई दूज था और आज उसे अपनी बहन को मुखाग्नि देनी थी। इस वक्त वह सभी शमशान घाट में थे। इधर संस्कार की विधियां शुरू होते ही आशुतोष भड़क गया। वह चिल्लाने लगा, यदि आप लोगों को किसी का अंतिम संस्कार करना है तो शौक से करिए, लेकिन कृपया उसे सौम्या का नाम मत दीजिए, मैं ये नहीं होने दूंगा। उसकी इस प्रतिक्रिया को देखते हुए सबने उसे पकड़ लिया और उसके बाद सारी विधियां शुरू हुईं। सबकी जकड़न में बंधा वह बेबस सा सब कुछ देखता रहा। अंत में अग्नि की तेज लपटें उठी जो उनके अंतरस में इस समय और अधिक भयंकर रूप से धधक रही थीं। उसका अभी भी बस यही कहना था, वह नहीं, सौम्या नहीं थी, दाह संस्कार हो चुका था। आशुतोष के हंगामे के बाद उसे राजीव और किशोर जी जबरदस्ती पकड़कर घर ले गए। उसकी ऐसी हालत देखते हुए उन्होंने डॉक्टर को घर पर बुला लिया। सभी को उसके ऐसे व्यवहार का कारण सौम्या की मौत का सदमा लगना ही लग रहा था। वह किसी के काबू में नहीं आ रहा था। अंत में हारकर डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली। उसका सिर भारी लग रहा था। जैसे तैसे उसने अपने नित्य कर्म किए और कमरे से बाहर निकला। उसके माता पिता कहीं जाने को तैयार थे शायद। उसे देखते ही कल्याणी जी ने नाश्ता उसके सामने रख दिया। मेरा मन नहीं, मुझे नहीं खाना कुछ भी, उसने प्लेट अपने सामने से सरकाते हुए कहा और वहीं अपना सिर टिकाकर बैठ गया। मन नहीं होने से क्या होता है, शरीर को खाने की जुर्रत होती है। कल भी तूने कुछ नहीं खाया था, थोड़ा सा ही खा ले, भूख नहीं है मुझे। आशुतोष चलो मुंह खोलो और खाओ। कल्याणी जी अपने हाथों से निवाला बढ़ाया। उनके ऐसा करने पर आशुतोष ने थोड़ा सा खा लिया। आप लोग कहीं जा रहे हैं? आशुतोष ने पूछा। शरद जी के घर, किशोर जी ने कहा। मैं भी चलूंगा। इतना कह वह वहां से उठा और अपने कमरे में चला गया। जबकि वह दंपत्ति एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वह नहीं चाहते थे कि आशुतोष वहां जाकर फिर से कोई हंगामा खड़ा करे, पर जिस तरह के अभी उसके हाव भाव थे, ये काम मुश्किल होने वाला था। वह अपने कमरे से निकलकर सीधा गाड़ी में बैठा और हॉर्न बजाने लगा, क्योंकि उसके माता पिता अभी भी असमंजस से एक दूसरे को देख रहे थे। हॉर्न की आवाज सुनकर किशोर जी ने घर में ताला लगाया और वह दोनों गाड़ी में बैठ गए। वह समझ चुके थे कि इस मामले में आशुतोष अब किसी से बात नहीं करना चाहता। इसे देखते हुए किशोर जी ने राजीव को फोन पर संदेश भेज दिया। अब वह दोनों केवल ईश्वर से ये प्रार्थना ही कर सकते थे कि आशुतोष फिर से कोई हंगामा ना कर देगा। काश कि ये जो कुछ भी हो रहा था वह झूठ होता, क्योंकि दिल तो मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ अचानक से हो सकता है। अभी भी लगता था कि वह दरवाजे से अंदर आते हुए अपनी माँ को पुकारेगी, बहन को डांटेगी और फिर दुलारेगी। इसी आशा में रमा जी बार बार दरवाजे को ताकने लगती थीं। कैसी विपदा आन पड़ी थी उन लोगों पर। कहाँ तो कल सब साथ थे और अब रमा जी की आंख बार बार इसी उम्मीद में दरवाजे की ओर घूम रही थी। जब उन्हें कल्याणी जी और किशोर जी आते दिखे और उन्हीं के पीछे आशुतोष भी, उनकी नजरें उस पर ठहर गईं। उसका मुरझाया हुआ चेहरा और थकी हुई आंखें देखकर उनके दिल में एक टीस उत्पन्न हो गई। इस समय वहां कुछ पड़ोसी और कुछ करीबी लोग थे। उसे देखकर सबने पहले एक दूसरे की ओर देखा। कुछ लोग घुसर फुसर करने लगे। वहीं कुछ के मन में ये संशय था कि कहीं आज भी वह कल की तरह बेकाबू ना हो जाए। वह जाकर सौम्या की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसने सौम्या की तस्वीर पर चढ़ी माला को नीचे से पकड़ा और सभी की धड़कन तेज हो गई कि न जाने आगे वह क्या कर जाए, लेकिन उसने उसे सहलाकर वापस छोड़ दिया। शायद सभी की अपेक्षाओं के विपरीत आज वह शांत था। फिर उसने उसकी तस्वीर को छुआ और अपना सिर झुकाए वहीं बैठा रहा। उसके बाद वह वहां से उठा और दीवार से पीठ और सिर लगाकर बैठे शरद जी के पास गया। वह अपने दोनों घुटनों और कोहनियों को मिलाकर हाथ आगे बांधकर बैठ गया। तभी वहां कुछ बदहवासी की हालत में राजीव ने प्रवेश किया। उसने उन दोनों को ऐसे बैठे देखा तो किशोर जी से भवों को उठाकर इशारे में पूछा, क्या हुआ? किशोर जी ने बस नामे गर्दन हिला दी। आशुतोष फर्श को देखते हुए बोला,
आप लोग उसके नाम से सभी संस्कार करवा रहे हैं, अब आगे भी सभी विधियां करवाएंगे, शांति सभा करेंगे, करिए। आप लोगों की जो इच्छा हो और जिससे आपको शांति मिले वह सब करिए, आखिर आपका अधिकार बनता है। फिर वह व्यंग से हंसते हुए बोला, मेरा क्या है, अपने एहसास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे यही एहसास मुझसे बार बार कह रहे हैं कि वह अभी जीवित है, कहीं दूर उसे प्रतीक्षा है हमारी। मुझे एहसास हो रहा है कि वह किसी मुसीबत में है और हमें उसकी तलाश करनी चाहिए, न कि किसी अनजान की मृतदेह को उसका मानकर शांति पाठ करवाना चाहिए। शरद जी, जो इतनी देर से फर्श को ही देख रहे थे, अब आशुतोष को देखने लगे। हालांकि आशुतोष अब भी फर्श को ही देख रहा था। आप लोग बैठे रहिए, पर मैं नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने और कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, मेरे उसे ढूंढ कर लाने के बाद आप लोगों का उस पर कोई अधिकार शेष नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी बेटी का अंतिम संस्कार कर चुके हैं आप। अब आगे उसका रिश्ता सिर्फ मुझसे होगा, वह सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। इतना कहते हुए उसने शरद जी को देखा और दोनों की आंखें मिल गईं। वह उठा और जाने को हुआ और तभी शरद जी बैठे बैठे ही कहने लगे, आपको क्या लगता है कि हमें अपनी संतान के लिए कोई संवेदना ही नहीं है? क्या हम उसके लिए दुखी नहीं हैं? क्या सारे एहसास सिर्फ आपके हैं? हमें उसके साथ कोई लगाव नहीं। हम जो कर रहे हैं वह हमारा अधिकार नहीं, उसके प्रति हमारा कर्तव्य है। खैर ठीक है, जाइए। मैं दिल से चाहूँगा कि आप उसे ढूंढ कर लाएं और हम सब गलत साबित हो जाएं। मेरी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद दोनों आपके साथ हैं, आप सफल हों। आशुतोष रुककर सुनता रहा, फिर अपने माता पिता से बोला, मैं गाड़ी में आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना कहकर उनके घर से निकला और गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद उसके माता पिता बाहर निकले और गाड़ी में बैठ गए। आशुतोष ने उन्हें घर के दरवाजे पर ही छोड़ा और खुद वहीं से कहीं निकल गया। पंकज अस्पताल के अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी पट्टियां बदली जा रही थीं। ड्रेसिंग करने के बाद उसे इंजेक्शन दिया जा रहा था। तभी उस कमरे में धड़धड़ाते हुए आशुतोष घुसा। उसके पीछे दरवाजे पर पहरा देते दोनों हवलदार उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन वह बिजली की फुर्ती से पंकज पर झपटा और एक हाथ से उसके गिरेबान को पकड़कर दूसरे हाथ से उसके जख्मी चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया और बोला, कहाँ है सौम्या? क्या किया तूने उसके साथ? बोल, नहीं तो आज तुझे यहीं मार डालूंगा। उसके बाद यदि मुझे फांसी भी हो जाए तो मुझे इसका कोई दुख नहीं होगा। दोनों हवलदार, डॉक्टर और वार्ड बॉय सभी उसके पंकज को छुड़ाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे थे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। यहाँ ऐसी चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वह लगातार बोलते हुए उन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आशुतोष ने भी अपना पूरा दम लगा रखा था। उन्होंने उसके दोनों हाथों से पंकज को छुड़ा लिया और आशुतोष को खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगे, लेकिन तब तक उसने एक लात पंकज के घुटने पर जमा दिया और वह दर्द से कलप गया। पंकज पर किए गए उसके इस आक्रामक हमले के बाद पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ थाने ले गई और करीब 2 घंटे तक उसे वहीं बैठा दिया। शाम होने को आई तो एक सब इंस्पेक्टर उसके पास आया और बोला, ऐसी हरकतें आप जैसे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती हैं। मिस्टर आशुतोष राणावत जी, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि अब आप आगे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये आपके लिए एक वार्निंग है। खैर, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। वह फिर से यहाँ से निकला और कुछ देर यहाँ वहाँ भटकता रहा। शाम को वह उस थाने में उस अफसर के सामने बैठा था जिसने सौम्या का केस संभाला था और वह उस पर लगभग भड़क रहा था। आप लोग उसे ढूंढने के बजाय उसे मरा हुआ मानकर अपना काम फटाफट निपटाना चाहते थे। देखिए सर जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर ही चढ़ जाएं। आप मेरी बात समझिए, ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। गुमराह करने की कोशिश हो रही है आपको। अच्छा, और ये सब करेगा कौन? उस पंकज मेहता के अलावा और कौन हो सकता है? आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? अरे वह तो 3-4 दिन से खुद बिस्तर पर पड़ा है।
वह क्या किसी का अपहरण करेगा? ये सब उसी का किया धरा है। उसे 2 डंडे लगाइए, खुद बकेगा सब। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को भी पकड़कर 2 डंडे लगा देंगे। हमको भी सरकार और जनता को जवाब देना पड़ता है। खैर, आप किस आधार पर उसे सौम्या जी का बॉडी नहीं मानते हैं? पहचान तो हो ही नहीं पा रही थी, कैसे मान लूं? अरे महाराज, आप भी मतलब हम क्या कहें। वह खींच चुका था, लेकिन सामने बैठा शख्स एक मान्य व्यक्ति था तो वह चुप था। देखिए, कई बार हमें बॉडी ऐसी कंडीशन में मिलती है, ऐसी स्थिति में उसके कपड़े और उसके साथ के सामान के सहारे ही उसका पहचान किया जाता है। लेकिन वह तो कोई और भी हो सकता है, शायद रास्ते में उसके साथ कोई छीना झपटी हुई हो। अब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं सर जी, हमारी पूरी बात सुनो फिर कुछ बोलो। हम आपको शुरू से सब समझाते हैं। सौम्या जी की बॉडी जिस गाड़ी में मिली है वह एक कैब है जो उन्होंने अपने लिए खुद ही बुक की थी। उनके घर के पास जो चौराहा है, वहां से श्यामपुर गांव तक के दिवाली की रात सौम्या जी का लापता होने के लिए रिपोर्ट और उस कैब की छीनताई जाने का रिपोर्ट लगभग आधे घंटे के अंदर ही कराया गया था। कैब मालिक ने अपनी और उस महिला की सभी जानकारी दी थी, साथ में वह नंबर भी जिससे कैब बुक हुई थी वह सौम्या जी का नंबर था। कल गाड़ी की जांच हुई थी जिससे कुछ तथ्य सामने आए, जैसे गाड़ी का नंबर जिसकी जांच सबसे पहले हुई थी कि गाड़ी किसकी है। नंबर की जांच की तो पता चला पिछले रोज ही तो ये गाड़ी एक महिला द्वारा जबरदस्ती कब्जे आने का रिपोर्ट दर्ज हुआ था। फिर हमें समझ में आया कि असल में ये दोनों केस तो आपस में जुड़े हुए थे। कैब मालिक ने न सिर्फ सौम्या जी का नंबर दिया, बल्कि उस समय उन्होंने क्या पहना था इसका भी विवरण दिया, जो उनके घर वालों के दिए गए विवरण से हूबहू मिलता है। बस चेहरा ढका हुआ था तो वह कैब वाला उनका चेहरा नहीं देख पाया। इसलिए आप कुछ समझ रहे हैं, उन्होंने पहले कैब बुक की और कैब में बैठने के बाद उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया। आधे रास्ते में ही उन्होंने चाकू की नोक पर उसकी गाड़ी अपने कब्जे में ले ली और कुछ 5 किलोमीटर आगे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं, वह भला किसी की गाड़ी क्यों चोरी करेगी? आशुतोष ने दांत पीसते हुए कहा। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।